नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म में जिसका सबसे बड़ा योगदान है और जिसको बिहेवियरिज्म का हम लोग फाउंडर मानते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन, जब हम जे.बी. वॉटसन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जे.बी. वॉटसन का लाइफ स्केच। और ये आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, जहाँ भी आप, या फिर यूपीएससी तक के लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जे.बी. वॉटसन का लाइफ स्केच हम लोग देखेंगे। लाइफ स्केच मतलब व्हाट ही डिड इन ऑल थ्रू हिज लाइफ, मतलब वो अपने पूरे जीवन में क्या क्या काम किए, उस क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या उसका लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट रहा, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने कलम और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो आपको कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जे.बी. वॉटसन। तो जे.बी. वॉटसन का पूरा नाम क्या है? जॉन ब्रोडस वॉटसन। तो पूरा नाम याद रखिएगा और इससे आपको एक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। तो फुल नेम जॉन ब्रोडस वॉटसन हो गया। और इसका बर्थ प्लेस क्या था? ग्रीनविले, साउथ कैरोलिना, जो कि प्रेजेंट डे में यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है। ही लर्न ग्रीक, लैटिन, मैथ एंड फिलोसफी एट फुरमान यूनिवर्सिटी। और ये जितना भी इसका लाइफ इवेंट हुआ वो अमेरिका में ही हुआ। तो अब जो भी आगे हम प्लेस का नाम लेंगे या फिर जगह का या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, तो आपके मन में अमेरिका आ जाना चाहिए। और ये अमेरिका से बाहर कभी, मतलब कोई शैक्षणिक या कोई इसका लाइफ इवेंट जो है अमेरिका से बाहर का कोई उतना इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो भी नाम आएगा तो समझ जाइएगा कि वो अमेरिका का ही है। जैसे ये बर्थ प्लेस इसका ग्रीनविले, साउथ कैरोलिना में हुआ। उसके बाद और ये ग्रीन, लैटिन, मैथ एंड फिलोसफी, इन सभी विषयों का ये अध्ययन कहाँ किए? फुरमैन यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद ये अपना एमए की डिग्री कब लिए? 1900 में, 1900 में ये अपना एमए कर चुके थे। कौन? जे.बी. वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। उसके बाद ही रीड फिलोसफी विद जॉन डीवी एट शिकागो यूनिवर्सिटी। और ये शिकागो यूनिवर्सिटी में क्या, जॉन डीवी के साथ, जॉन डीवी भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। कहाँ? शिकागो यूनिवर्सिटी में। शिकागो यूनिवर्सिटी में ये जॉन डीवी के साथ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो शिकागो यूनिवर्सिटी में ये जॉन डीवी के साथ क्या, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। उसके बाद ये अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद जिसका रिसर्च पेपर का नाम था एनिमल एजुकेशन और साइकिकल डेवलपमेंट ऑफ द वाइट रैट। मतलब ये चूहों पे खूब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और भूल भुलैया टाइप का चूहों को दौड़ाते रहते थे भूल भुलैया में। तो ये सब उसका रिसर्च पेपर में आ गया। और 1903 में वो अपना पीएचडी किए। कहाँ से? शिकागो यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1900 में वो एमए कर लिए थे। और एमए करने के बाद वो 3 साल अपना ये रिसर्च पेपर पब्लिश करने में, रिसर्च पेपर किया 3 साल के बाद वो 1903 में पीएचडी कहाँ से कर लिया? शिकागो यूनिवर्सिटी में। और शिकागो यूनिवर्सिटी में के बाद वो अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था कैनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक सेंसेशन ऑफ द वाइट रैट इन 1907। 1907 में वो अपना फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए। कब? 1907 में। अब नेक्स्ट 1908 में वो क्या किए? वो 1908 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वो सबसे पहले जो उसका पेशा था, जॉब था, तो हम कह सकते हैं 1908 में वो फर्स्ट प्रोफेशन अपना जो अपॉइंट हुए वो एक प्रोफेसर के रूप में हुए। कहाँ? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा भी जा सकता है। 1920 में वो उस यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिए। अब रिजाइन का क्या कारण था? कि रिजाइन का ये कारण था कि उसकी पत्नी जो थी उस पर डाइवोर्स का केस कर दी थी। और ये केस इतना सीरियस हो गया कि लास्ट में उसको रिजाइन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ही वॉज बाउंड टू रिजाइन। और उसके बाद एक और नाम आता है इसके लाइफ इवेंट में जिसका नाम है रोसली रेनॉर। रोसली रेनॉर जो थी इसकी पहली छात्रा थी, मतलब ये एक महिला थी जो इसकी पहली स्टूडेंट भी रही। और इसके साथ वो और अपने पत्नी से तलाक के बाद ये किसके साथ, इसके साथ जुड़े और इसके साथ एक बच्चे पर जिसका नाम था एल्बर्ट, उसके साथ किस पे रिसर्च किए? कंडीशनड फियर पे रिसर्च किए। उसके बाद इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्रेंड था वो कौन था? ई.बी. टिचनर। तो ई.बी. टिचनर जो था, इसको ये लोग दोस्त थे, लेकिन आजकल के जैसे नहीं। ये लोग अपनी दोस्ती को कायम किए
किसके जरिए, चिट्ठी भेज के, चिट्ठी से मतलब अपना हाल समाचार ये लोग जान लेते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स भी पब्लिश किया गया था, बहुत सारे बुक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पहला साइकोलॉजिकल रिव्यू, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था। साइकोलॉजिकल रिव्यू वाज पब्लिश्ड बाय J.B. वॉटसन इन 1913, और इस बुक को ही मैनिफेस्टो ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। मतलब इसी बुक के पब्लिकेशन के बाद से बिहेवियरिज्म का क्या शुरुआत मान लिया जाता है कि यहीं से बिहेवियरिज्म का शुरुआत हुआ, और दैट्स वाई वी आर नोन एज J.B. वॉटसन एज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। उसके बाद बिहेवियर सेकेंड उसका बुक है, इंपॉर्टेंट बुक, बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी इन 1914 में उसका एक और बुक पब्लिश हुआ जिसका नाम था बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। उसके बाद थर्ड बुक है उसका इंपॉर्टेंट, जो कि जिसका नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियरिस्ट। ये 1919 में बुक हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक क्रोनोलॉजी में इसका बुक क्या होते जा रहा है, पब्लिश होते जा रहे हैं, और ये फेमस भी होते जा रहे हैं। और इसका और दो इंपॉर्टेंट बुक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप बुक बोल सकते हैं, उसका नाम है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि सबसे पहला बार 1925 में पब्लिश हुआ, और इसका रिवाइज्ड एडिशन 1930 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। 1930 भी याद रख सकते हैं आप। और बिहेवियरिज्म इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके बाद द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड, लास्ट बुक इसका 1928 में पब्लिश हुआ। इसके बाद से ये 1900 इसका जो लाइफ पीरियड है 1903 से 1920 तक 1930 तक सबसे प्रोडक्टिव पीरियड रहा। प्रोडक्टिव पीरियड फॉर J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन के लिए सबसे प्रोडक्टिव पीरियड रहा 1903 से 1930 तक। ये लाइफ जो रहा उसका सबसे अच्छा गोल्डन लाइफ कह सकते हैं। उसके 1930 आफ्टर 1930 इसका जो है योगदान कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में ना के बराबर रहा। हिज कंट्रीब्यूशन वाज नेग्लिजिबल आफ्टर 1930 इन साइकोलॉजी। तो ये था लाइफ स्केच ऑफ J.B. वॉटसन। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो या फिर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जानना हो तो आप कमेंट में बेझिझक बोल सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहेवियरिज्म एज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।